हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। सो दिस इज़ मोहित आनंद और आज के वीडियो में विल टॉक अबाउट द एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी विच विल बी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स जेकेपीएसआई, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत सेक्रेटरी, सब में आपकी हेल्प करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी पे एक मॉक जो है वो ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। एंड डू लाइक द वीडियो और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, एंड डू शेयर द वीडियो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. So first question is the basic question on economics, that what is the meaning of the word depreciation. Now depreciation is a very important concept in economics which clearly deals with the loss of equipment over time due to wear and tear. देखिए, आप कोई भी मशीन यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ फैक्ट्री जहाँ पे कोई एक मशीन जो है वो यूज़ होती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल यू बाय अ कार और अ ट्रक, कुछ भी आप लेते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ और किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसकी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है जो यानी फ़िक्स्ड वैल्यू होती है जो हर साल कम होती है, क्योंकि वेयरिंग एंड टेयरिंग होती है। तो मशीन जो है उसकी वैल्यू पर ईयर जो है वो कम होती जाती है, या कोई गाड़ी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज़्म है, उसकी वैल्यू जो है that decreases with time, and that is due to wear and tear of that machinery, and that is the basic meaning of depreciation in economics. So you must have heard about the concept of net domestic product, NDP. So NDP is basically what? NDP is GDP minus depreciation. तो जब आप GDP टोटल जो आउटपुट है उसमें से, टोटल आउटपुट का जो मार्केट प्राइस है, जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन माने जो मशीन्स की या जो आपने जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए हैं उन सब की जो वैल्यू कम हुई है, उन सब की वैल्यू कम होने को जब आप माइनस करते हो, देन दैट इज़ कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक product. So you should remember this. Next is, since 1983 the RBI's responsibility with respect to regional rural banks was transferred to, देखिए रीजनल रूरल बैंक्स के लिए वी हैव अ सेपरेट अपेक्स बॉडी जिसको बोला जाता है NABARD. सो NABARD इज़ बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच वॉज फॉर्म्ड बेसिकली ऑन 12 जुलाई 1982 को. सो ये बना था. एंड रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैंक. जितने भी आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम जो है वो NABARD करता है. और उसके बाद इट इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया. जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, दैट इट इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया. सो गाँव में जितना भी डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए रीजनल रूरल बैंक्स क्रेडिट देते हैं, दैट इज़ basically facilitated by NABARD. Next question is, in India which one among the following formulates the fiscal policy? So fiscal policy basically क्या होती है कि जितना भी टैक्सेशन से या नॉन टैक्सेशन से आपका पैसा इकट्ठा हुआ है, आपने उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह खर्च करना है, ताकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव रहे और वो बढ़ती रहे. दैट इज़ कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी. सो रिमेंबर दिस थिंग, द फिस्कल पॉलिसी इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट, और प्रिसाइजली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय फाइनेंस कमीशन. सो जस्ट रिमेंबर दिस, दैट फिस्कल पॉलिसी इज़ फॉर्म्ड बाय फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट इज़, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉनिटरी पॉलिसी जो है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय RBI. एंड मॉनिटरी पॉलिसी में क्या होता है, RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को फ्लक्चुएट करता इन ऑर्डर टू फ्लक्चुएट द इन्फ्लेशन रेट और कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट. ठीक है, सो ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सिडीज़ मीन. सो सब्सिडी का क्या मतलब होता है? ठीक है, सो सब्सिडी, ध्यान रखिए, सब्सिडी एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे सरकार को वापस कुछ नहीं मिलता. तो आप देखते हो जैसे LPG पे सब्सिडी दी जाती है, या फिर फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दी जाती है. तो ये सब्सिडी वो इस तरह की पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है बिजनेस एंटरप्राइजेज़ को विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज. खुद कुछ नहीं खरीदती उनमें से, बट बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ को जो है वो पैसा दिया जाता है ताकि लोगों को चीज़ जो है वो सस्ते रेट पे दी जाए. जैसे आप देखते हो फॉर एग्ज़ाम्पल PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको राशन जो है वो सस्ते रेट्स पे मिलता है.
तो राशन तो एक्चुअली में सरकार में अपने मेन रेट पे ही खरीदती है, जो एक्चुअल रेट होता है, सिर्फ आगे बिजनेस पर्सन को गवर्नमेंट पे करती है इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सब्सिडी। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, सो कौन से ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया था। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 1949, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसकी इनकम, जब उसके एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, उससे बढ़ जाए, जब उसका रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से कम हो जाए। रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर से कम होने का ये मतलब है कि खर्चा ज़्यादा है और पैसा कम आ रहा है। उस केस में गवर्नमेंट जो है वो पैसा कहीं और से लेती है इन ऑर्डर टू फाइनेंस दिस एक्सपेंडिचर, दैट इज़ कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में सरकार पैसा किससे लेती है? सो ध्यान रखिएगा, दैट मनी इज़ बोरोड फ्रॉम आरबीआई, एंड पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो आरबीआई से इंटरनल बोरिंग जितनी है वो गवर्नमेंट की आरबीआई करती है, मतलब कंट्री के अंदर से उधारी गवर्नमेंट के लिए लेनी है, दैट विल बी डन बाय आरबीआई। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन। देखिए, एक्साइज ड्यूटी का सिंपली आपने ध्यान रखना, एक्साइज ड्यूटी लगती है उस चीज़ पे जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। सो एक्साइज ड्यूटी इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्री में उनके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिसोर्स ट्रांसफ़र आर। तो हमारा पूरा का पूरा कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा ट्रांसफ़र करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है फिर अपना सिस्टम, पूरा रेवेन्यू का, फाइनेंस का सिस्टम जो है वो चलाती हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सेंटर किस किस तरह से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है। सो रिमेंबर, टैक्स भी शेयर किया जाता है, ग्रांट्स भी दी जाती हैं और लोन भी दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दी अबव। सो इन सब तरीक़ों से सेंटर जो है वो स्टेट्स को पैसा ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट इज़ स्टेट्स अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू। तो स्टेट्स को सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इनमें से किस से मिलता है? तो देखिए, लैंड रेवेन्यू बहुत छोटा एक पैसा उससे भी आता है बट बहुत छोटा है। कस्टम होता है जब आप चीज़ों को कंट्री के अंदर इंपोर्ट करते हो, उस पर जो ड्यूटी लगती है दैट इज़ कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी, उससे भी पैसा आता है बट बहुत कम आता है। देन कमर्शियल टैक्सेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा, जिसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो तो हर किसी ने देना ही है। आप कुछ भी बाज़ार से खरीदोगे यू नीड टू पे ऑन दैट। तो कमर्शियल टैक्सेस इज़ वन सच थिंग जिससे स्टेट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट होली इंडियन बैंक वॉज सेटअप इन। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो पूरा इंडियन बैंक था, मतलब जिसको टोटली इंडिया कंट्रोल कर रहा था, इंडिया के लोगों का पैसा था, वो कौन सा था? वॉज सेटअप इन 1894 एंड इट वॉज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सो यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोअर्ड बाय द आरबीआई, इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी टू। देखो, कैश रिजर्व रेशियो है, इसको हम एक्रोनियम की फॉर्म में बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर वो पैसा होता है जो हर बैंक ने एक फ़िक्स्ड अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है इन कैश, वहाँ पे सबमिट करवा के, जमा करवा के रखना होता है। तो इनने पूछा कि अगर सीआरआर जो है उसको कम कर दिया जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन पे, मतलब उधार की क्रिएशन जो है या पैसे की क्रिएशन पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखो, जितना कम सीआरआर उतनी मनी जो है वो क्रेडिट के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपीज़ है और सीआरआर रेट जो है वो 4% है, इसका मतलब 4 रुपीज़ उस जो बैंक है उसने आरबीआई के पास रखने हैं। पर अगर सीआरआर को कम करके 2% कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा? 100 में से सिर्फ 2 रुपये ही उसको वहाँ रखने पड़ेंगे, तो पीछे बचेंगे 98 रुपीज़ विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू दी इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब ये है कि जब कैश रिजर्व रेशो कम की जाती है आरबीआई से, तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन। करेंसी को डीवैल्यू करने का मतलब क्या होता है? सो करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल करेंसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कम कर देते हो,
दैट इज़ कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी विज अ विज मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज। तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसीज, जब उनके कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी करेंसी की वैल्यू डेलिबरेटली कम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। सो यू शुड रिमेंबर दिस। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉम्पोनेंट को देखेंगे। टिल देन टेक केयर।